नमस्कार। इससे पूर्व हम लोग नदी अपरदन और नदी के अपरदन द्वारा बनने वाली आकृतियों के विषय में चर्चा शुरू करी थी। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि नदी अपरदन को कई तत्व प्रभावित करते हैं। जैसे ढाल का स्वरूप कैसा है, नदी में पानी की मात्रा कैसी है, वो किस तरह के संरचना वाले भूभाग पे से वो पानी बह रहा है, वहाँ पर प्राकृतिक जो वनस्पति है उसकी क्या दशा है, वहाँ की जो चट्टानें हैं उनके अंदर किन तत्वों की बहुतायता है, संरचना के हिसाब से वो कठोर हैं, नरम हैं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरे को खुद के विचार से ये लगता है कि अपरदन की क्रिया को किसी हद तक स्लोप, ढाल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। नदी के विषय में भी ऐसा ही है, क्योंकि उसी से पानी की गति कितनी होगी। हालांकि पानी की गति कई और चीज़ें भी से प्रभावित होती है। जैसे अगर उसमें जलोढ़ की मात्रा जो है, उसके अंदर कंकड़ पत्थर है, अगर वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा तो वो उसके वेग को क्षीण करेगा। अगर कम मात्रा में होगा उसमें तो वो उसके अपरदन की क्रिया को प्रभावित करेगा। तो किसी स्थान विशेष पर बहने वाली नदी किस तरीके से चीज़ों का निर्माण करेगी, किस तरीके की आकृतियाँ सर्जित करेगी, ये एक नदी से दूसरे नदी, बड़ी नदी के बीच में डिफरेंट पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। अपरदन की क्रिया, जैसे पहले मैंने बताया कि गतिशील क्रिया है जिसमें जो अपरदन के कारक हैं, जैसे यहाँ हम बात करें नदी के बारे में, तो वो पदार्थों को अपरदित कर अन्यत्र ले जाकर उसको जमा कर देती है। नदी अपरदन की क्रिया कई रूप में होती है। एक तो जब नदी का जल बह रहा है और उसमें जो कंकड़ पत्थर धूल जो है वो अपने संपर्क में आने वाली, नदी के तली में भी और नदी के किनारों पे भी संपर्क में आने वाली चट्टानों को रगड़ते रहते हैं, उनको अपरदित करते रहते हैं। ये काम करीब करीब ऐसा होता है जैसे रेग मार्च से हम लकड़ी को रगड़ें, इस तरीके का कार्य ये होता है। इस क्रिया को आप घर्षण कहते हैं। और ये सारे पदार्थ जब बह रहे होते हैं तो उस बहने के दौरान भी ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं और कालांतर में साइज में छोटे होते चले जाते हैं। नदी इन पदार्थों को कई तरीके से अपने साथ लेके जाती है, जैसे लुढ़का के, अगर ज़्यादा भारी है तो, और कुछ उछल के पानी के अंदर उछलते हुए चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत महीन होते हैं, घुल जाते हैं पानी में। इसी कारण आप देखते हैं कि नदी का जो पानी का मटमैला रंग होता है वो उन्हीं पदार्थों की वजह से होता है। नदी अपरदन का प्रभावशाली कारक इसलिए भी है कि जैसा हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अगर पानी में गिरता है तो वो जितनी मात्रा में पानी हटाता है उतना ही उसका वजन कम हो जाता है। ये एडवांटेज पवन को नहीं है, तेज गति से चलने वाली हवा को नहीं है, पानी को है। इसीलिए पानी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो है नदी जल, वो इसीलिए सबसे प्रभावशाली अपरदन का कारक है। अब जब ये आपस में टकरा के छोटे होते जाते हैं तो इस क्रिया को सन्निघर्षण बोलते हैं। तीसरा जो नदी जल है, जब वो बहुत तीव्र गति से बह रहा है पर्वतीय, उच्च पर्वतीय भागों में, तो वो जाकर जिन चट्टानों से टकराता है बहते हुए, तो वो जो हाइड्रोलिक फोर्स है उससे बड़ी बड़ी चट्टानों को वो टुकड़ों में विभक्त कर देता। बहुत भारी फोर्स होती है। इसको आप तब महसूस कर सकते हैं यदि कभी आपको अगर हरिद्वार जाने का मौका मिले, तो जैसे हरिद्वार में लोग बहुत जाते हैं धार्मिक कारणों से, तो आप वहाँ पर गंगा के पानी में अगर अपना पैर
हर की पौड़ी पे जहाँ पर स्टेप्स बने हुए हैं वहाँ रखेंगे तो आपको खुद से महसूस होगा कि वो जल के अंदर कितनी गति है। और हरिद्वार तो वो जगह है जहाँ पर गंगा जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, उसके जल की जो गति है वो काफ़ी कम हो चुकी होती है। उससे पहले अगर आप ऊपर के भागों में जाएंगे तो उस जल राशि को देखकर एक भय का एहसास होता है। वो इतने इस तरीके से शोर करता हुआ बहता है। तो ये जो हाइड्रोलिक फोर्स है जल की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है चट्टानों को तोड़ने और उनको विखंडित करने के लिए। उसके अलावा घोलीकरण की क्रिया है कि कई चट्टानों के कई तत्व ऐसे हैं जो पानी के संपर्क में आने पर उसमें घुल जाते हैं, तो उससे भी अपर्दन में सहायता मिलती है। तो कुल मिला के अब घर्षण, सनी घर्षण, हाइड्रोलिक फोर्स जो धक्का नदी जल तेज बहते हुए चट्टानों पर डालता है, उसके अलावा घोलीकरण की क्रिया है, इन सब क्रियाओं से नदी अपना अपर्दन का कार्य करती है। अपर्दन का कार्य भी बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे पहले हमने बात करी। और अपर्दन की क्रिया से बनने वाली स्थलाकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण जो एक स्थलाकृति नदी बनाती है सबसे पहली, वो उसकी नदी घाटी है। नदी के विषय में ये कहते हैं कि नदी वी आकार की, अंग्रेजी का वी जो आकार है उसकी तरह की घाटी बनाती है, जबकि हिमनद जो है वो यू आकार की, इस प्रकार की यू आकार की घाटी का निर्माण करता है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि नदी के बनाए हुए स्थल रूपों में, स्थल रूप और कुछ नहीं है, एक आकृति को आपने एक नाम दे दिया, उससे अलहदा जो एक दूसरी तरीके की आकृति आपने उसको अलग नाम दे दिया, तो ये नामकरण है। आप स्थलाकृति शब्द को ये मान सकते हैं कि नामकरण अलग अलग जो चीज़ें हमें दिखती हैं उनका हमने किया। तो हिमनद द्वारा बनी हुई आकृतियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में और नदी द्वारा बनाई गई आकृतियों में कई जगह समरूपता मिलती है। और ये समरूपता का सबसे बड़ा कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अगर आप बात करें तो एक रेखा हम बोल सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्नो लाइन, हिम रेखा। ये वो रेखा है जिसके ऊपर बर्फ़ जमी रहती है। उससे नीचे अगर मान लो अगर वो आएगी, बर्फ़ अगर आएगी तो वो पिघल के पानी में परिवर्तित हो जाएगी। हिम रेखा ध्रुवीय भागों में तो समुद्र तल के करीब करीब बराबर होती है, लेकिन जैसे ही आप ध्रुव से और भूमध्य रेखा की ओर चलते हैं तो ये जो स्नो लाइन है ये धीरे धीरे ऊंची होती चली जाती है और मैक्सिमम ऊंचाई इसकी भूमध्य रेखा पे होगी। यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो स्नो लाइन है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी देर के लिए। उदाहरण स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर आप बात करें तो गर्मियों के अंदर स्नो लाइन बहुत ऊपर चली जाती है और सर्दियों में काफ़ी नीचे आ जाती है। जैसा कि अब आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, इस मौसम के अंदर जो हिमपात हो रहा है वो शिमला से भी नीचे ले भागो सोलन तक बर्फ़ गिरती है। और अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो वो स्नो लाइन जो है वो शिमला से तो बहुत ऊपर पर्वतीय भाग में आप जाएंगे तो वहीं देखने को मिलेगी। कुल्लू मनाली वाला जो क्षेत्र है, इवन मनाली में भी नहीं होती वो, आप रोहतांग पास और उस तरफ जाते हैं तब वहाँ आपको बर्फ़ देखने को मिलती है। तो ये हिम रेखा जो है इसके ऊपर नीचे होने के कारण इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो भूभाग पर पहले बर्फ़ थी और हिमनद और कुछ नहीं, बर्फ़ की नदी आप उसको बोल सकते हैं। हिमनद ने मान लीजिए कोई अपर्दन का कार्य किया और हिम रेखा के ऊपर चले जाने के बाद वहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ थी वहाँ पर नदी उत्पन्न हो जाएगी, नदी का जन्म हो जाएगा। तो नदी जल जो है वो अपर्दन का कार्य अलग तरीके से करता है, हिमनद अलग तरीके से करता है। लेकिन कई जगह ये दोनों द्वारा बनाई गई घाटियाँ जो हैं उनमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो नदी सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य करती है वो नदी घाटी का विकास है। और नदी घाटी यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं
और आप देखें तो आपके लिए एक आश्चर्य होगा कि भाई एक बहते हुए पानी ने कितनी गहरी घाटी का निर्माण कर दिया। घाटी के निर्माण में केवल यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि केवल अपर्दन के कारक ही प्रभावी नहीं होते, अपक्षय के कारक भी प्रभावी होते हैं। ये हो सकता है कि उनका कार्य कम प्रतिशत हो, अपर्दन की शक्तियाँ ज़्यादा कार्य कर रही हों, लेकिन ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ चलते हुए कार्य करती। अमेरिका की ग्रैंड कैनियन सबसे बड़ा उदाहरण है, कोलोराडो रिवर ने जिसका निर्माण किया है, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी है। तो नदी घाटी जो है उसको विकास की अगर बात करें तो वो धीरे धीरे एक शेप लेती है, और उस नदी घाटी में भी कई तरीके की स्थलाकृतियाँ और छोटी छोटी हमारे को देखने को मिलती हैं, जो कि अगले भाग में आपसे चर्चा करेंगे।